वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था कि जियांग तुनान के संग मिल जाता है, जिसकी वजह से वो लोग जनरल हीन को चकमा दे रहे होते हैं और जनरल हीन उस चाल में फंस भी रहे होते हैं। वहीं फिर फायर ब्रिगेड की आवाज़ आती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस फायर ब्रिगेड में जनरल हीन और उसके साथी थे। जनरल हीन उनको ऑर्डर देते हैं कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको ढूंढे, लेकिन उधर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती। फिर उनमें से उनका सेक्रेटरी कहता है, जियान यहाँ पर नहीं है, शायद ये लोग उसे पकड़ कर ले गए हैं, हमें देरी हो गई जनरल। वहीं जनरल हीन जब इस माहौल को देख रहे होते हैं जहाँ पर एक भी डेड बॉडी नहीं है, ना ही कोई सर्वाइवर है, उन्हें समझ आता है और वो कहते हैं ये इससे भी ज़्यादा है। और हीन अपना मास्क उतारता है। सेक्रेटरी उसे मना कर रहा होता है, लेकिन हीन उतार देता है और कहता है हम फंस चुके हैं। और तभी बाकी लोग आते हैं जो कि तुनान की आर्मी थी, और वो हीन और उसके साथियों को घेर लेते हैं। वहीं पीछे से तुनान आते हुए कह रहे होते हैं, काफ़ी समय हो गया जनरल, लेकिन ये माहौल काफ़ी जाना पहचाना है ना। बस फर्क ये है कि पिछली बार हम अपने आदमी को ढूंढने आए थे और आपने हमें घेर लिया। वहीं आज वैसे हमने सोचा नहीं था कि जनरल हीन के पास भी कोई ऐसा इंसान होगा जिसे वो बचाना चाहेंगे। वहीं हीन मुस्कुराता है और कहता है तो ये तुम्हारी चाल थी और N99 भी तुम्हारी बातों में आ गया। तभी तुनान उन्हें रोकते हैं, एक मिनट, हमें सही करने दीजिए। वो N99 नहीं, बल्कि उसका नाम लीजान सिंह है। वहीं हीन कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं इधर बिना किसी प्रिपरेशन के आऊँगा? और वो अपनी रिस्ट वॉच दिखाता है। मुझे नहीं पता तुमने क्या करा कि N99 तुम्हारे लिए लॉयल्टी दिखा रहा है, मगर उसके अंदर जो चिप है उसे अभी तक निकाला नहीं गया, तो मैं आन्या की तरह उसे उस एक्सप्लोजन के द्वारा मार सकता हूँ। इसीलिए मुझे जियान हवाले कर दो और मैं यहाँ से उसे छोड़ दूंगा, या फिर तुम्हारा लीजान सिंह अभी। तभी तनन कहता है, लेकिन जियान खुद लीजान सिंह के साथ है। तुमने हमारे लिए गड्ढा खोदा तो तुम भी उसमें गिर जाओगे, जहाँ पर तुम अपने आदमी को खुद अपने हाथों से मारोगे। वहीं पे जनरल हीन को कुछ याद आता है। जब जियान 5 साल का था तब वो जनरल हीन से पूछ रहा था, भैया क्या मैं मर जाऊंगा? और हीन सोचता है, मैं पहली बार जियांग से 10 साल पहले मिला था और ये पहली चीज़ थी जो उसने मुझसे कही थी। पिताजी अपने फ़ायदे के लिए कैलिस से जुड़े हुए थे, जहाँ वो उनके मिनिस्टर डोलन का साथ देते थे। तो उस मिनिस्टर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उनकी वाइफ और बच्चे को सायन के हवाले करवा दिया, जहाँ वो उनको होस्टेज की तरह रखते थे। उस वक्त जियांग बस 5 साल का था। वो ये भी नहीं जानता था कि मौत क्या होती है, ना ही उसे कुछ भविष्य के बारे में पता था अपने। लेकिन मैंने पहले ही उसका भविष्य देख लिया था। मुझे पता था वो आगे जाके क्या झेलेगा। एक बिन बाप की औलाद जो कि ऐसे देश में रह रहा है जहाँ का वो नागरिक भी नहीं है। जियांग के हालात कुछ कुछ मेरे जैसे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और 9 साल बाद मैं उससे दोबारा मिला। मैं वहाँ अपनी पावर की चरम सीमा पर था, वहीं वो जो कि रोज़ जिल्लत सहता। जैसा कि मैंने उसकी ज़िंदगी के बारे में सोच रखा था, लेकिन जो चीज़ मैंने सोची नहीं थी कि आगे जाके वो मुझे एक लाइफलाइन की तरह देखना चालू करेगा। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि वो कमज़ोर नहीं, इनफैक्ट वो बहुत होशियार है। इतना चालाक कि उसने मुझे ज़रिया बनाया, इस तरह से कि जहाँ मैं उसे
मना भी नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता कि उसे बचाकर मैं खुद को बचा रहा हूँ, जिसने अतीत में इस तरह की जिल्लत सही है। और 1 साल बाद वो सीधा मिलिट्री एकेडमी में आ गया। लेकिन इस दौरान उसे मेरी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। बजाय मैं उसे काफ़ी कम देख पाता था। कभी अवार्ड सेरेमनी होती तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ हमेशा जियांग को मिलता और मैं उसे ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करता। वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट की तरह ग्रेजुएट हुआ, केवल एक लौता शख्स जिसने पुराने प्रोफेसर को भी पछाड़ दिया। आगे जाके मैं उसकी एडवाइसेस भी मानने लग गया। मेडिकल मैटर्स में वो मेरी काफ़ी मदद करता। लेकिन धीरे धीरे मैं सोचने लग गया कि अगर मेरे जज्बात उसके लिए बस एक सिंपैथी और दया के रूप में थे, तो अब वो बदल क्यों रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक राही हूँ जो अंधेरे में चला आ रहा है, और आखिरकार उस राही को उसका साथी मिल गया। जियांग केवल मुझे समझता नहीं, बल्कि सब जानने के बावजूद भी उसने मुझे प्यार करना शुरू करा। वो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए एक हैवान बन गया। मुझे कभी समझ नहीं आया कि मुझे किस तरह से पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं उससे करता था, पर मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। और क्योंकि मुझे डर था कि मैं आगे जाकर फिर अकेला पड़ जाऊंगा, तो मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता था और उसकी परीक्षा लेता कि वो किस हद तक मुझे सह सकता है। मैं जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मैं उसके साथ गलत करता, उसको मारता, बेइज्जत करता, तब भी जब वो इस चीज़ की ज़रा भी चाह न रख रहा हो। मैं उसके प्यार के काबिल नहीं था, और सच कहूँ तो मैं जानता था और ये भी चाह रहा था कि जियांग मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसका जाना ही रीजनेबल होगा और ना ही मैं ऐसे बंधन में बंधा रहूँगा जो मुझे बार बार रोकती हैं, और आगे जाकर उसे कोई चोट भी नहीं पहुँचेगी मेरी वजह से। लेकिन वो मुझे इतना प्यार करता था कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा मुझे यही कहता कि सब ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि जब भी वो मेरे करीब आता है, मुझे अपनाता है, आगे जाके ये चीज़ें मेरे विनाश का कारण बनेंगी। लेकिन शुरू से ही जियांग ने कभी नहीं छोड़ा मुझे, तो फिर मैं कैसे। और यही चीज़ सोचकर वो उस बटन को नहीं दबा पाता। वहीं फिर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद तुनान ऑर्डर देता है, ले जाओ इसे। हीन ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को बिगाड़ा है और कैलिस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करी है। इसको अरेस्ट कर लो। जब वो सब लोग हीन को अरेस्ट कर रहे होते हैं तो सेक्रेटरी कहता है, गिव अप मत कीजिए जनरल हीन, दबाइए उसे। जनरल हीन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, माफ़ करना हाउत। ये चीज़ जब लीचान सिंह देख रहा होता है तो फिर वो जियांग से पूछता है, उसने सच में नहीं दबाया और केवल तुम्हारे लिए उसने सरेंडर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की चीज़ भी कर सकता है। आखिर वो सोच क्या रहा था। कहीं तुम दोनों। और जब वो जियांग की ओर देखता है तो जियांग की आंखों में आंसू थे और जियांग कहता है, मैं भी नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा था। तभी लीचान सिंह उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है, अरे छोड़ो, तुम फाइनली उसकी कैद से आज़ाद हो। हम जंग जीत चुके हैं, वो भी आसानी से, बिना किसी तामझाम के। और तभी स्क्रीन पर तुनान लीचान सिंह को इशारा करता है कि सब सक्सेसफुल हुआ और लीचान सिंह कहता है, तुनान वापस आ रहा है, मैं जाता हूँ उससे मिलने। जियांग मुस्कुराता है,
हाँ जाओ। और जियांग जनरल हीन को देखने लगता है और सोचता है, फाइनली मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हो गया। लेकिन तुमने इतनी आसानी से हार मान ली कि मुझे लग रहा है कि मुझे चकमा दिया गया है, जनरल। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर, तुनान और पीसल दोनों बात कर रहे होते हैं। तुनान कहता है, भाई हीन का अरेस्ट होना बहुत बड़ी बात है, तो तुम खुद जाकर उसे कैपिटल सिटी ले आओ और ध्यान से। जनरल पीसल उसका कहा मानते हैं और तुनान कहता है, जैसे ही स्टेट बी में सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी हम सीधा कैपिटल आ जाएंगे। तभी ली चान सिंह आता है जो कि काफ़ी खुश था। तुनान पीछे मुड़कर ली चान सिंह की ओर देखता है। वो कुछ कह पाते कि तभी ली चान सिंह आकर उन्हें गोद में उठा लेता है। तुम जीत गए, हीन पकड़ा गया फाइनली। तुनान ये देखकर शर्माने लगता है और कहता है, हमें छोड़ो पहले। लेकिन ली चान सिंह उसे नहीं छोड़ रहा था और ऊपर से उसके संग खेल रहा था। वही जनरल बीसल कहते हैं, हेलो मैं भी हूँ यहाँ पर। हाँ, मेरी तो कदर ही नहीं है। और तुनान कहता है, ये हम दोनों की जीत है। अगर तुम हमारा साथ नहीं देते तो हम नहीं जीत पाते। और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं हीन के अरेस्ट के 3 दिन पहले। तुनान ली चान सिंह को एक फाइल देता है। ली चान सिंह पूछता है, ये क्या है? तुनान कहता है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें हीन मिलिट्री एकेडमी से मिले हैं। इसमें तुम्हें वो फाइल्स मिलेंगी और मेडिकल रिपोर्ट्स भी, इवन यूएसबी ड्राइव भी है जिसमें तुम्हारी सर्जरी को रिकॉर्ड करा गया है। और ली चान सिंह उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है और जब उसमें उस इंसान का नाम यानी ली चान सिंह जब लिखा आता है तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ सच है। और वो मन में सोचता है, तो मैं सच में ली चान सिंह हूँ। और वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स को पढ़ता है जहाँ ली चान सिंह और तुनान को जब इन्वेस्टिगेट करा था तो उनको क्या क्या पता लगा। सायन को पता लगता है कि ली चान सिंह के साथ रहकर प्रिंस तुनान को काफ़ी ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है और वो दोनों बाहर कई बार देखे गए हैं, जिनमें से कुछ इवेंट्स ये भी हैं जहाँ वह बाइक चला रहे थे रात को, गली के गुंडों से लड़ते हैं, वेयर हाउस में एकदम से आग लग जाती है, ली चाओशेंग के विला में उनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं। ये सब पढ़ने के बाद ली चान सिंह शांत था। तुनान को समझ नहीं आता तो वो कहता है, अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं तो। ली चान सिंह कहता है, मुझे विश्वास है, बस मैं सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा होता अगर मुझे ये चीज़ें याद होती। तुनान फिर ली चान सिंह की ओर मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, अगर पुरानी यादें जा चुकी हैं तो उन्हें जाने दो, हम संग मिलकर नई यादें बनाएंगे। ली चान सिंह को ये सुनकर अच्छा लगता है और उसके बाद वो तुनान से कहता है, तुनान मेरे पास एक सीक्रेट है जो तुम्हारी मदद करेगा हीन को पकड़ने में। और हमें प्रेजेंट डे दिखाते हैं जहाँ पर ली चान सिंह तुनान के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाता है। दोनों चेयर्स करते हैं और तुनान खुश होकर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया हमें बताने के लिए कि जियांग और हीन का रिश्ता क्या है। ली चान सिंह कहता है, हाँ, मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, वो भी N99 बनकर, तो कभी हीन ने मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दिया कि मैं तुम पर हमला करूँ। और मुझे समझ आया कि ये सब जियांग के लिए है। वो गैलिस में जियांग को एक पोजीशन देना चाहता है और कुछ नहीं। पर मैंने सोचा नहीं था कि जियांग ही ऐसा इंसान होगा जो उसको पहले से ही धोखा देगा। जब तुमने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो मैं समझ गया था आखिरकार ये उसके लिए इतना आसान नहीं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो एक बार में ही निकाल ले। ये सुनकर तुनान को काफ़ी खुशी होती है और वो कहते हैं, हमारा शिंग शिंग काफ़ी ज़्यादा चालाक हो चुका है। देखो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है।
और लीचान सिंह उस तोहफे को लेता है और उसे खोलता है। उसमें एक रिस्ट वॉच थी। वो वॉच वही थी जो भी कुछ देर पहले जनरल हीन के हाथ में थी। और तनान ये कहते हुए थोड़ा घबरा जाता है, ये एक लौती वॉच है जो तुम्हारे अंदर की चिप को कंट्रोल कर सकती है। अभी कुछ देर पहले जब हम हीन के पास थे, हम अच्छी तरह से जानते थे कि उस कंट्रोल रूम में तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही वो शील्ड तैनात कर दी थी। लेकिन हम इसकी गवाही नहीं दे सकते थे। अगर वो बटन प्रेस कर देता और उस शील्ड का भी कोई असर नहीं होता तो हम उस वक्त काफ़ी घबरा गए थे। तो इसीलिए हम अब ये तुम्हें दे रहे हैं। अब तुम आज़ाद हो और कोई भी चिप तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बात सुनकर लीचान सिंह की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। और फिर तनान कहता है, हम आखिरकार तुम्हें हीन से बचा पाए, हमें तुम मिल गए। और तभी लीचान सिंह तनान को गले लगाता है और कहता है, सब ठीक है तनान, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे तुम्हें कभी इस तरह से परेशान नहीं करूँगा। और फिर तनान कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर बाद लीचान सिंह कहता है, अब तुम मुझे कब डैड और दादी के पास ले जाओगे और हमारे पुराने दोस्तों के पास भी? मैं जितना पुराने लोगों से मिलूँगा शायद मेरी मेमोरी उतनी जल्दी आए और मैं उनको देखना चाहता हूँ वो कैसे दिखते हैं। तनान कहता है, कोई बात नहीं, जैसे ही यहाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी हम दोनों उधर उनसे मिलने चलेंगे। और वहीं जेल में जहाँ जनरल हीन अंदर बैठे हुए थे, तभी किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जनरल हीन उसकी ओर देखते भी नहीं और उसे पहचान जाते हैं। तुम आ गए। जियांग उसकी ओर देखता है और उसके बाद उससे कहता है, तुम्हारे अरेस्ट होने की न्यूज़ सायान तक पहुंच गई है। सायान की रॉयल फैमिली ने तुम्हें इनकार कर दिया कि तुम्हारे जो भी काम हैं उनका उनसे कोई वास्ता नहीं। अब तुम एक अपराधी की तरह हो और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। और तो और तुम्हें घोषित करा जा रहा है कि तुम एक डिक्टेटर थे। ये सुनकर हीन फिर भी जियांग की ओर नहीं देखता और कहता है, ये बात गलत नहीं है। जियांग फिर उसे उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हारे परिवार ने भी तुमसे रिश्ते तोड़ दिए हैं और अब तुम्हारा भाई नया दावेदार बनेगा और वारिस भी। लेकिन हीन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बिना मेरे सब चीज़ ठीक हो रही है। इस तरह का एटीट्यूड देखकर जियांग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, आखिर तुम गुस्सा क्यों नहीं हो? तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा क्या? क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? हीन कहता है, मेरे सवाल है, तुमने कब से सोच रखा था कि तुम मुझे धोखा दोगे? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मेरी जगह कैलिस के साथ रहकर तुम खुश हो? जियांग मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, कैलिस जाने से पहले ही जब मैंने लीचान सिंह की सर्जरी करी थी तो मैंने कभी भी उसकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं मिटाई। उसे अपनी सारी यादें वापस आ जाएंगी। मैं यही चाहता था ताकि तुम्हारा प्लान खराब हो जाए। मैं कभी तुम्हारा वफादार नहीं था। हमारे बीच जो कुछ भी था मैं बस जिंदा रहने के लिए करता था। तुम्हारी जिल्लत सहना और प्यार का नाटक करना सब एक। और तभी जनरल हीन कहते हैं, तो तुम कह रहे हो? और वो उठ जाते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं थी। जियांग ये देखकर थोड़ा चौंकता है और कहता है, कभी नहीं। हीन उसके करीब आता है और उसके बाद में कहता है, मेरे पास आओ और आके मुझसे यही बात कहो। जियांग नाराज था। शायद जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो सब हीन पूरी नहीं कर पाया था।
इस वजह से वो चिल्लाता है, कभी भी नहीं। जियांग जैसे ही उसके पास आता है, जनरल हीन उसको अपनी ओर खींचते हैं और वो जियांग को किस कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मे बी आप सबका सवाल होगा कि रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों था। तो अगर मैं ढंग से एक्सप्लेन करूं, हीन एक ऐसा लड़का जिसकी माँ उसे मारती पीटती थी और उसका बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने एक बार उससे वादा करा कि वो कभी नहीं पिएगी। और कुछ दिन बाद ही उसकी माँ ज़्यादा पीने की वजह से मारी जाती है। वो अलग बात है कि उसकी माँ को उसके बाप ने ही मरवाया था। फिर उसके बाद उसके पिताजी का आना और फिर उसको धोखा दे देना। हीन को उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे और वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता था। इसीलिए उसे लगता था कि अगर तुम रिश्ते बनाओगे मतलब कि तुम कमज़ोर हो रहे हो और आगे यही रिश्ते तुम्हें कहीं का नहीं रहने देंगे। और यही चीज़ वो मानता था, लेकिन जियांग के आगे वो अपनी सोच से कई बार लड़ता था, जिसकी वजह से वो जियांग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। वहीं जियांग उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। बचपन में थोड़ा बहुत पापा का मिला। उसके बाद उसके पापा ने उसे एक नौकर की तरह दूसरे देश भेज दिया, जहाँ उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करा जाता। फिर उसके मन में हल्की सी उम्मीद और फीलिंग्स हीन के लिए बढ़ी, तो हीन उसकी एक्सपेक्टेशन पर कभी खरा नहीं उतरा और कभी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा। तो इसी चीज़ का जियांग बदला लेना चाहता था और कुछ नहीं। तो इस जगह देखा जाए तो दोनों की ही गलती नहीं है, बस उनका समय खराब था जिसकी वजह से उन्होंने ये गलत काम करे। तो आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी बग्स के साथ।